हेलो प्यारे बच्चों, तो स्वागत है आपका फिर से एक बार केमिस्ट्री के ऑनलाइन लेक्चर में। इस बार बच्चों थोड़ा लेक्चर में गैप थोड़ा ज़्यादा आ गया, उसके लिए क्षमा चाहेंगे हम। कोशिश करेंगे कि अगली बार से वीडियो टाइम पे आए। ठीक है बच्चों, तो आज हम बात करते हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी की। ये तुम हालांकि 9th क्लास में पढ़ चुके होगे, बट फिर भी एक बार उसको थोड़ा और अच्छे से डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो बच्चों देखो, अभी तक हम लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन वगैरह की बात कर रहे थे, बीच में थोड़ी एटम वेटम की बात करी। तो इसी बीच एक डाल्टन नाम का साइंटिस्ट आया, डाल्टन बाबा आया। उसने क्या करा, ये लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन वगैरह को पढ़ के, एटम वेटम के बारे में पढ़ के अपनी एक विचार रखे कि एटम को लेके, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को लेके एक विचार रखे। उन्हीं को क्या बोला, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। ये किसने दी थी, जॉन डाल्टन ने 1808 में। ठीक है बच्चों, तो एटम के बारे में थ्योरी है, जैसा कि तुम नाम से ही जान रहे हो, एटॉमिक थ्योरी। तो एटम के बारे में थ्योरी दी डाल्टन बाबा ने अभी से लगभग 212 साल पहले। तो उसी के बारे में हम जानकारी ले लेते हैं कि ये क्या है। उसने सबसे पहले वो बोला कि मैटर इज़ मेड अप ऑफ इंडिविजिबल स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। उसने क्या बोला था डाल्टन ने कि जितना भी हमारे आसपास मैटर है ना, हमने पढ़ा था ना मैटर क्या होता है, विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड मास। वो किससे बना है, वो बना हुआ है इंडिविजिबल स्मॉल पार्टिकल से। इंडिविजिबल स्मॉल पार्टिकल मतलब बच्चों जो आगे फर्दर डिवाइड नहीं हो सकते, उनको काटा ही नहीं जा सकता, उनको तोड़ा ही नहीं जा सकता। कि यानी कि उसने बोला कि मैटर जो सबसे छोटी चीज़ से बना हुआ है ना, इंडिविजिबल स्मॉल चीज़, उसको उसने बोल दिया एटम। फिर उसने क्या बोला, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स हैव सेम शेप साइज एंड मास। इसका मतलब सिंपल सी बात, उसने बोला कि मान लो कोई भी एलिमेंट है, मान लो जैसे आयरन है, उसके अंदर एटम किसके होंगे, आयरन के होंगे, है ना। तो उसने बोला जब भी सेम एलिमेंट के जितने भी एटम होंगे ना, वो हमेशा उनका सेम शेप होगा, सेम साइज़ होगा, सेम मास होगा। ठीक है, जैसे मान लो कार्बन है, कार्बन एलिमेंट है, कार्बन का टुकड़ा है एक, इसके अंदर छोटे छोटे कार्बन के एटम होंगे, इनका शेप भी सेम होगा, साइज़ भी सेम होगी, मास भी सेम होगा, है ना। तो किसी भी एक एलिमेंट के जितने भी एटम होंगे वो हमेशा सेम ही रहेंगे, उनका शेप साइज़ मास सेम रहेगा। फिर उसने अगली बात बोल दी कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट शेप साइज एंड मास। उसने बोल दिया कि अगर दो अलग अलग एलिमेंट ले लोगे, मान लो तुमने एक आयरन एलिमेंट ले लिया, एक कार्बन एलिमेंट ले लिया, इसके अंदर एटम अलग अलग होंगे, तो इनका एटम का साइज़ भी अलग अलग होगा, दोनों के एटम को कंपेयर करें, इनका मास भी अलग होगा, शेप भी अलग होगी। इसी ठीक है, सिंपल सी बात। फिर उसने बोल दिया था कि एटम्स कंबाइन विद वन अनदर इन सिंपल होल नंबर रेशो। उसने फिर ये बोल दिया कि एटम जब भी कंबाइन होंगे ना, तो वो सिंपल होल नंबर रेशो में होंगे। जैसे हमने पढ़ा था ना लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन में, कि जैसे कार्बन और ऑक्सीजन या H2O हमेशा 1:8 में मिक्स होते हैं, ऐसे ही हमने कार्बन डाइऑक्साइड का पढ़ा था, है ना। कि लाइक वो जब भी कोई भी एटम हमेशा मिक्स होंगे, हमेशा फिक्स रेशो में ही मिक्स होंगे, स्मॉलेस्ट सिंपल फिक्स रेशो, है ना। तो इसने लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन को भी एक्सप्लेन कर दिया था। ठीक है, फिर उसने बोल दिया था एन एटम इज़ स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच टेक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। उसने बोला कि एटम एक सबसे छोटी चीज़ है जो रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करती है, इसे कोई छोटी चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती जो रिएक्शन कर सके। तो एटम ऐसी सबसे छोटी चीज़ है जो जनरली रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकती है, कर सकता है एटम, है ना। फिर उसने बोला एन एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। वो कह रहे हैं कि ना तो एटम कभी खुद से पैदा होगा, ना कभी खुद से मरेगा। मान लो कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, तुमने कार्बन और ऑक्सीजन को मिलाया, हमें क्या मिला, कार्बन डाइऑक्साइड। ना तो उधर कोई प्रोडक्ट में ना तो कोई नया एटम मिला कार्बन और ऑक्सीजन के अलावा, है ना। लाइक एटम ना तो देखो, जैसे हमने कार्बन और ऑक्सीजन को मिलाया, हमें क्या मिला, कार्बन डाइऑक्साइड। रिएक्टेंट में जो कार्बन ऑक्सीजन थे, प्रोडक्ट में भी क्या मिले, कार्बन और ऑक्सीजन ही। यानी कि ना तो एटम कभी पैदा हुआ, मतलब जो हमने रिएक्टेंट में लिया वही हमें प्रोडक्ट में मिला। यानी कि मैटर कभी भी ना तो खुद से पैदा होगा, ना कभी खुद से मरेगा। ये वाली बात लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ही बच्चों एक्सप्लेन कर दी है ना, ये वाली बात। ठीक है, फिर उसने बोल दिया एटम्स ऑफ टू डिफरेंट एलिमेंट में कंबाइन इन डिफरेंट रेशो टू फॉर्म डिफरेंट कंपाउंड। उसने बोला कि जब भी मतलब एटम डिफरेंट एलिमेंट के कंबाइन करेंगे, तो वो एक या एक से ज़्यादा भी कंपाउंड बना सकते हैं। तुम्हें याद होगा हमने पढ़ा था लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन को ये वाली बात एक्सप्लेन करिए। तुम्हें याद होगा ना कि हमने कार्बन ऑक्सीजन को मिलाया था, एक बार कार्बन मोनोऑक्साइड मिल गया था, एक बार कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया था। तो बस इसने सातवीं बात ये बोल दी कि एटम्स ऑफ टू डिफरेंट एलिमेंट में कंबाइन इन डिफरेंट रेशो टू फॉर्म डिफरेंट कंपाउंड। कि दो एलिमेंट आपस में मिलेंगे, वो एक या एक से ज़्यादा भी कंपाउंड बना सकते हैं। तो बच्चों ये कुछ थे पोस्टुलेट डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी की, यानी कि जो अपनी वो कुछ बातें रख के गया था वो है ये सब बातें। ठीक है, ये सब बातें वो रख के गया था अपनी थ्योरी के अंदर। और भी एक दो हैं, बट हमने मेन उठा ली। तुम इसके अंदर पेपर में पूछ ले तो चार तुम बातें याद रख लोगे, वो भी सफिशिएंट रहेगा। तो जनरली डाल्टन ने क्या करा, एटम के बारे में थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन दिया। ठीक है बच्चों, फिर इसकी कुछ लिमिटेशन भी थी।
एक बार कुछ डाल्टन भैया की लिमिटेशन भी जान लेते हैं। बच्चों देखो, लिमिटेशन जानने से पहले हम आइसोटोप और आइसोबार के बारे में जानते हैं। ये हालांकि तुमने पढ़ा होगा बट फिर भी एक बार देख लो। बच्चों आइसोटोप क्या होते हैं? एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स विच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मासेस आर कॉल्ड आइसोटोप। बच्चों कुछ ना, जैसे मान लो हाइड्रोजन है। अब हाइड्रोजन नेचर में मालूम है किस किस तरह में 3 तरीके से एग्जिस्ट करता है, कि जैसे एक हाइड्रोजन का तो मास होता है एटॉमिक मास 1, एक हाइड्रोजन का होता है 2 और एक का होता है 3। यानी कि एक ही हाइड्रोजन जिसका एटॉमिक नंबर 1 है वो अलग अलग मास के अंदर एग्जिस्ट करता है, 3 अलग अलग मास के अंदर। तो ऐसे कंपाउंड को बच्चों क्या बोलते हैं? आइसोटोप। ऐसे एटम जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम हो बट एटॉमिक मास डिफरेंट हो, ठीक है, उन्हीं को बोलते हैं आइसोटोप। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन नेचर में किस किस तरह से पाया जाता है? जिसका मास 1 हो, जिसका मास 2 हो, जिसका मास 3 हो। बच्चों नीचे वाला जो होता है, ये नीचे वाला जो है लाइक सिंबल होता है नीचे वाला 111, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एटॉमिक नंबर को। और ऊपर वाला सिंबल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 1 2 3, ये कर रहा है एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट, ठीक है। तो बच्चों ये हो गए आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, जिनका एटॉमिक नंबर सेम बट एटॉमिक मास डिफरेंट। ऐसे ही आइसोटोप बच्चों, आइसोटोप ऑफ क्लोरीन भी होते हैं। क्लोरीन नेचर में जनरली 2 तरीके से एग्जिस्ट करता है। एक क्लोरीन वो जिसका एटॉमिक मास 35 होता है और एक वो जिसका एटॉमिक मास 37 होता है, ठीक है। इन दोनों का एटॉमिक नंबर सेम है बट इनका मास नंबर अलग हो गया, तो ये भी क्या हो गया? क्लोरीन के आइसोटोप। आई होप तुम्हें थोड़ी थोड़ी बातें समझ में आ रही होंगी। और हाँ, नेचर के अंदर ना, नेचर के अंदर मतलब ये दोनों क्लोरीन ऐसा नहीं कि इक्वल अमाउंट में एग्जिस्ट करते हैं। ये लगभग 75% नेचर के अंदर पाया जाता है और ये लगभग 25% पाया जाता है 37 वाला। जैसे मान लो तुमने क्लोरीन का एक किलो जैसे गैस वैस ली गई नेचर से, तो उसके अंदर मालूम है 75% तो तुम्हें क्लोरीन ये वाला मिलेगा 35 जिसका एटॉमिक मास है, 75% तुम्हें क्लोरीन वो मिलेगा जिसका 35 मास है, और 25% तुम्हें वो मिलेगा जिसका 37 मास है। तो कुछ इस तरह से क्लोरीन 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जिनका एटॉमिक मास अलग होता है, उसे बोलते हैं आइसोटोप। ऐसे बच्चों आइसोबार देख लो। आइसोबार क्या होते हैं? आइसोबार ऐसे एटम होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो बट एटॉमिक मास सेम हो। कुछ ऐसे भी एटम पाए जाते हैं जिनका एटॉमिक मास तो सेम हो बट एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो। नेचर में ऐसा ही पाया जाता है। एग्जांपल देख लो, कैल्शियम और आर्गन। आर्गन का एटॉमिक नंबर होता है 18, कैल्शियम का होता है 20, बट इन दोनों का एटॉमिक मास सेम पाया जाता है बच्चों। तो आई होप तुम्हें आइसोटोप आइसोबार का आइडिया लगा होगा। और बच्चों ये कल मैंने तुम्हें याद हो मैंने एक टेबल दी थी तुम्हें एटॉमिक मास वगैरह लर्न करने की, तो उसको अच्छे से कर लेना, क्योंकि इस चैप्टर में आगे भी कहीं ना कहीं उस टेबल का यूज़ होने वाला है। तो प्लीज़ उसको 1 to 20 अच्छे से कर लेना। अब जल्दी से बात कर लेते हैं लिमिटेशन ऑफ डाल्टन लॉ के, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के, ठीक है। तो पहली बात तो बच्चों एक गेल-लुसेक लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। गेल-लुसेक लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम क्या था बच्चों? कि जब भी कोई गैस आपस में कंबाइन करेगी वो सिंपल रेशो के अंदर कंबाइन करेगी। हमने इसका एग्जांपल भी देख लिया था, H2 और Cl2 क्या बना रहे थे? 2HCl, यानी कि H2 और Cl2 1:1 रेशो में मिलके 2 वॉल्यूम वाली HCl गैस बना रहे थे। कुछ इस तरह से हमने गेल-लुसेक लॉ को पढ़ा था। तो हमने उस लॉ के बारे में, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में ने उस लॉ के बारे में कोई जिक्र नहीं करा अपनी एटॉमिक थ्योरी के अंदर, ठीक है। तो इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। दूसरी लिमिटेशन बच्चों क्या हो सकती है? इसने तो बोल दिया कि एटम कंबाइन होंगे, अलग अलग कंपाउंड बना देंगे, बट ये नहीं बता पाया कि एटम कंबाइन क्यों होते हैं। चलो भैया इसकी बात तो मान ली कि हाँ एटम कंबाइन हो रहे हैं, बट ये तो नहीं बताया उसने कि क्यों कंबाइन हो रहे हैं, कुछ तो रीज़न होगा। तो ये भी एक इसकी लिमिटेशन थी। तीसरी, इट कुडंट एक्सप्लेन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एटम्स एंड मॉलिक्यूल, कि बच्चों तुम्हें मालूम होगा एटम्स और मॉलिक्यूल वगैरह के बीच में कुछ ना कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, कोवलेंट बॉन्ड होता है, आयनिक बॉन्ड होता है, तो उसके बारे में भी ये बेचारा कुछ नहीं बता पाया था। और चौथी एक्सप्लेनेशन, इट कुड नॉट एक्सप्लेन आइसोटॉप्स एंड आइसोबार्स। तुम्हें याद होगा तो इसने क्या बोला था कि अगर कोई सेम एलिमेंट होगा तो उनके एटम का मास भी सेम होगा, शेप भी सेम होगी और साइज़ भी सेम होगा, है ना, ऐसा उसने बोला था। बट ऐसा तो कहीं कहीं नहीं मिला। जैसे अब हमने देख लिया क्लोरीन है, क्लोरीन एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 17 है, बट इसका मास नंबर तो डिफरेंट हो गया ना, एक का 35 हो गया, एक का 37 हो गया। तो उसने क्या बोला था कि कोई एक एलिमेंट होगा तो उसके एटम का जो मास भी सेम होगा, साइज़ भी सेम होगा, है ना, बट इसके अंदर तो मास डिफरेंट है। तो आइसोटोप को भी कुछ इस तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। और दूसरा आइसोबार का, उसने बोला था कि जब भी कोई डिफरेंट एलिमेंट होंगे तो उनके एटम का साइज़ भी अलग होगा, शेप भी अलग होगी, मास भी अलग होगा। बट अब ये देखो इसके अंदर तो डिफरेंट एलिमेंट के डिफरेंट एटम है बट इनका मास तो सेम हो गया। उसने बोला था डिफरेंट एटम का मास सेम नहीं होगा, बट इधर आइसोबार के केस में सेम हो गया। तो कुछ इस तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। आई होप तुम्हें चीज़ें समझ आई होंगी। अगर फिर भी आप लोगों को कोई डाउट होता है तो आप लोग बेझिझक होकर पूछ लेना। थैंक यू बच्चों, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच।